Hello friends, welcome to the channel Commerce Study Classes. Today we are going to discuss about the measure of central tendency जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन की बात करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हम समझेंगे जो कि थ्योरेटिकली काम आ सकते हैं, आपके किसी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं। जैसे एमसीक्यूज वाले जो एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस इन्हीं में से फॉर्म किए जाते हैं। कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं टर्म मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी होता है, एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, वो हम किसे कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन को। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा समझ नहीं आ रही होगी आप लोगों को, एक सेकेंड दोबारा लिखते हैं, डिस्पर्शन। ठीक है, इसे हम एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये हमेशा याद रखना, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है अरिथमेटिक मीन के बारे में कि सम ऑफ deviation of all observations from their arithmetic mean is always zero। इसका क्या मतलब है कि सम किसका? डिविएशंस का। डिविएशन किसकी? सारी जो ऑब्जर्वेशन है उनके डिविएशन का जो सम है वो जीरो होगा। कब? अगर वो डिविएशन अरिथमेटिक मीन से लिए गए हों, राइट। और उन डिविएशंस का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका जो सम होगा वो मिनिमम होगा। इससे क्या होता है? एरर होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं, राइट। तो अरिथमेटिक मीन के थ्रू डिविएशंस लेना अच्छा है, इससे हमारे जो एरर्स हैं, कैलकुलेटिंग एरर्स, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, उसमें हेल्प मिलती है, उसमें जो एरर्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। इसका क्या मतलब है? चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। देखो, ओरिजिन का तो मतलब हो गया यहाँ प्लस और माइनस से, और चेंज इन स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर हमारे डेटा में हम कोई भी नंबर ऐड या लेस करते हैं या कोई नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सभी ऑब्जर्वेशंस में से, तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन है ये अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मीन है वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, राइट। और लास्ट पॉइंट है द अरिथमेटिक मीन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इन द सीरीज। वही सेम रीजन है क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, इसलिए अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू होगी, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि हमारा जो सीरीज है वो सपोज 0 to 20 के बीच में है और सडनली कोई वैल्यू आ गई 500, 200, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू हो जाती है। तो इनसे भी हमारा अरिथमेटिक मीन हाईली अफेक्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि वो सारी वैल्यूज के बेसिस पर ही उससे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम सिंपल बात करें तो समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब ऑब्जर्वेशन में अगर 0 to 20 है और बीच में अगर 200 आ गए तो उसे भी लेना ही पड़ेगा, राइट। तो उससे हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो अफेक्ट होता है। देन सेकेंड टर्म है मीडियन। मीडियन आपको सबको पता है क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। किसी भी सीरीज की जो एकदम बीचों बीच जो वैल्यू होगी वही मीडियन होती है, और ये इस कारण से ये हमारी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना।
कि अरिथमेटिक मीन है वो हाईली अफेक्टेड होता है, मोस्ट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, लेकिन जो मीडियन है वो अफेक्ट नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज से मतलब नहीं है, उनके ऑर्डर को देखा जाता है। ठीक है, वैल्यूज का जो ऑर्डर है उसे देखा जाएगा। तो जो मिडिल मोस्ट ऑर्डर होगा, अब देखो जैसे वैल्यूज तो अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो 0 1 2 4 5। अब इसमें अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, सपोज यहाँ पे भी 200 आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो कैलकुलेशन है, अगर आपको उसका भी एक वीडियो चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे हम कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं तो इसे अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे 1 0 1 2 4 5 और सडनली 200 आ गया, तो यहाँ पे हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इन वैल्यूज को नहीं ऐड ऑन करते हैं, जैसे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 200 नहीं, नंबर देखा जाएगा। ये पहला वैल्यू है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा वैल्यू, ये पांचवा वैल्यू और ये छठा वैल्यू। तो हमारे पास टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो 6 वैल्यूज का मीडियन निकाल दो, 6 का हाफ कर दो प्लस 1 आइटम, तो ये हो गया 3 3.5 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 1/2 3.5 आएगा। तो 3 और 4 के बीच में, थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम के बीच में, मतलब ये 2 और 4 के बीच का जो आइटम होगा वो मीडियन होगा, तो वो तो 3 होगा, क्योंकि 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस 4 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, तो 3 यहाँ हमारा मीडियन आ गया। तो देखो अब 200 का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि मीडियन जो है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, और एक तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है मीडियन के बारे में याद रखनी थी कि इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे? विद द हेल्प ऑफ ओजाइव। ओजाइव क्या होता है यहाँ बता देती हूँ मैं। ये हमारा कर्व है, एक आएगा ऐसे और एक कर्व आता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये किसका कर्व है? लेस देन सीरीज, लेस देन। और ये जो कर्व है ये है आपका मोर देन सीरीज होती है ना, कि लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 वो। अब यहाँ जो मिडिल पॉइंट है यही मीडियन होता है। ठीक है, इसी को ओजाइव कर्व बोलते हैं और इसके थ्रू हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड टर्म है हमारा मोड। जस्ट सेकंड, अब यहाँ अगर मोड की बात करें तो मोड क्या है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ द सीरीज whose frequency is maximum। याद रखना, फ्रीक्वेंसी जिसकी भी मैक्सिमम होगी, यानी कि वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वही हमारा मोड है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यही। ठीक है, नाउ इंस्पेक्शन मेथड से भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्रुपिंग मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन मेथड से कब करेंगे? जब हमारी सीरीज रेगुलर होगी। रेगुलर का मतलब क्या है? अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड या डाउनवर्ड से मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी रेगुलर सीरीज। ऐसा नहीं है 0 5 7 12 13 फिर वापस हम मान लो 13 आ गया, राइट, फिर 15 ऐसे करके। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मोड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा बार ऑकर हो रही है जो वैल्यू वो कौन सी है? 13 है, तो यहाँ हम सीधा सीधा 13 को मान लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखने मात्र से पता लग गया ना, इसलिए इसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, और ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है? अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज, ये तो वैल्यूज हैं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 5 7 7 4 3। अब यहाँ देखो, हमने यहाँ क्या बात करी थी कि ये वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या है? 7 है, लेकिन 7 दो वैल्यूज पर है, एक तो 7 और एक 12, तो इन दोनों में से मोड क्या होगा? इसलिए जब ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो हम ग्रुपिंग मेथड यूज लेते हैं। ठीक है, इसमें अब एक टेबल बनती है, उसमें 6 कॉलम्स होते हैं। अगर आपको वो जानना है कि ग्रुपिंग मेथड के थ्रू हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसका वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं, और ये देखो मोड जो है अफेक्ट होता है दोनों से, चेंज इन ओरिजिन से भी और चेंज इन स्केल से भी।
ये भी याद रखना। और एक्सट्रीम वैल्यूज से भी हल्का फुल्का अफेक्ट हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा पर हाँ थोड़ा बहुत आएगा। तो चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों से ही मोड अफेक्ट होता है। अब ये और कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, मीडियन एंड मोड कैन बी कंप्यूटेड ग्राफिकली बट नॉट अरिथमेटिकली। मीडियन एंड मोड कैन बी कंप्यूटेड ग्राफिकली, लेकिन अरिथमेटिक मीन नहीं हो सकता है। क्यों? देखो, सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल कर्व है। फॉरगेट अबाउट द नॉर्मल कर्व। सपोज तुम्हारा डेटा नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कर्व होगा तो कैसा ना कैसा तो बनेगा। तो जो भी इस कर्व की हाईएस्ट पीक होगी वही हमारा क्या हो जाता है, मोड। मोड को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ये तो सबको पता है ना, जेड से। और मीडियन को एम से, राइट। और अरिथमेटिक मीन को एक्स बार, राइट। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा मोड हमें पता चल गया। यहाँ पे भी जो हाईएस्ट पीक होगी फ्रीक्वेंसी कर्व की वही मोड हो जाएगा। लेकिन अरिथमेटिक मीन जो है वो कहाँ आएगा, वो तो एवरेज होता है, वो तो एवरेज होता है। तो हम ये जरूरी नहीं कि वो यही हो, एवरेज कहीं भी हो सकता है। ये तो एक नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कर्व में तो आपका एवरेज नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कर्व में एवरेज ये है तो यहाँ कहाँ ले, हम ये लेंगे एवरेज। मे बी इट्स नॉट ट्रू। यहाँ ले, कहाँ ले, यहाँ ले। तो अरिथमेटिक मीन इतना इजीली कैलकुलेट नहीं हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये कह रहा है कि मीन और सॉरी मीडियन और मोड ग्राफिकली कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन अरिथमेटिक मीन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस बट नॉट मीडियन एंड मोड। ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। ऊपर वाले स्टेटमेंट का रीजन सेकंड स्टेटमेंट हो गया कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अरिथमेटिक मीन सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है लेकिन मीडियन और मोड नहीं होते। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हमें पता है, हमने मीडियन में पढ़ा था कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज, यहाँ पे ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता है। तो मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मोड इज स्लाइटली अफेक्टेड, लेकिन अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अरिथमेटिक मीन की सबसे ज्यादा असर पड़ेगा किसका, एक्सट्रीम वैल्यूज का। और ये इन तीनों की रिलेशनशिप है। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये जैसे आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें ये आपको 4 ऑप्शंस में अलग अलग फॉर्मूलाज या अलग अलग इक्वेशंस दे देगा और बोल देगा कि इन तीनों में से कौन सा रिलेशन अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड करेक्ट है। तो आप कंफ्यूजन, वहां पे कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड क्या है। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड याद रखो पहले तो, इज इक्वल्स टू 3 और 2 याद रखो। 3 तो मीडियन हो गया, 2 मीन हो गया। ठीक है, सिंपल।